एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट, उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है और इंडिया का क्लाइमेट जो है वो कौन से टाइप के क्लाइमेट है, जो कि मानसून टाइप है, और क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आता है लैटीट्यूड। तो देखो, लैटीट्यूड के हिसाब से इंडिया को जो है अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया रहता है इक्वेटर से बीच का एरिया, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्किल, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। तो क्योंकि इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से गया है, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, वहाँ से लेके ईस्ट की तरफ मिजोरम की तरफ वो गया है। तो ये जो है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो, जो साउदर्न पार्ट होता है इंडिया का, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ पार्ट में आता है। तो इसलिए जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है इंडिया में। वहीं जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट आता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है। तो उस एरिया में आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो इसलिए इंडिया में जो है दोनों तरह का क्लाइमेट फील होता है, एक है ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उसके बाद आता है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड मतलब जो सी लेवल से जो हाइट रहता है उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। देखो, इंडिया में जो क्योंकि माउंटेन एरिया है नॉर्थ साइड में, जो कि जिसका हाइट है 6000 मीटर। उसके बाद इंडिया में जो है कोस्टल एरियाज भी आता है, जिसका जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो 30 मीटर। मतलब देखो, एक ही इंडिया का जो हाइट है लैंड का, वो अलग अलग जगह पे कितना अलग अलग है। तो माउंटेन एरिया में उसका हाइट सी लेवल से 6000 मीटर रहता है। वहीं अगर हम लोग कोस्टल एरिया में जाएंगे तो इसका हाइट रहता है ओनली 30 मीटर्स। तो जो हिमालय माउंटेन है नॉर्थ में, वो जो एशिया से जो कोल्ड विंड आता है उसको वो रोक देता है इंडिया में एंटर करने से। तो उससे जो है इंडिया में ज़्यादा कोल्ड फील नहीं होता। अगर वो विंड आता तो इंडिया में और ज़्यादा कोल्ड फील होता। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर एंड विंड। इंडिया में जो क्लाइमेट या फिर जो वेदर फील होता है वो नीचे दिए जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसके वजह से फील होता है, जो कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशंस एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो देखो, प्रेशर एंड विंड्स में इन सभी फैक्टर्स आते हैं। तो अभी एक एक करके देखते हैं ये सब क्या है। इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्नली जो विंड्स होता है उस एरिया में स्थित है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सॉफ्ट ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिन होता है और वहाँ से वो साउथ की ओर बहता है, मतलब नीचे की ओर आता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते आते वो कोरियोलिस फोर्स के वजह से राइट की ओर डिफ्लेक्ट होता है, मतलब उसका जो दिशा होता है, डायरेक्शन, वो चेंज हो जाता है और सीधा जो स्ट्रेट बहता है फिर वो राइट की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की ओर बहता है। तो जो विंड्स होता है वो बहुत ही कम मॉइस्चर अपने साथ लेके आता है, क्योंकि वो पूरे लैंड में वो बहता है, पूरे लैंड से वो कवर करके आता है। तो इसलिए वो बहुत ही कम मॉइस्चर अपने साथ लाता है, तो जिससे कि पूरे इंडिया में बहुत ही कम और कभी कभी बारिश नहीं भी होता है। तो देखो, इतने इसके हिसाब से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो एक एरिड क्लाइमेट, या फिर इंडिया जो है वो एक ड्राई लैंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो आप देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक वर्ड दिया है कोरियोलिस फोर्स। तो ये कोरियोलिस फोर्स क्या है? तो देखो, हम लोगों को पता है कि हमारा अर्थ जो है वो हमेशा रोटेट होता रहता है। तो कोरियोलिस फोर्स के वजह से जो है जो विंड्स होता है वो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहता है तो वो राइट की ओर मुड़ जाता है, और जब वो साउदर्न हेमिस्फीयर में बहता है तो वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं, और उसको फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इंडिया का जो प्रेशर और विंड कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, सबसे यूनिक है। तो विंटर के सीजन में हिमालय का जो नॉर्थ साइड होता है वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, और वहीं से जो है कोल्ड ड्राई विंड्स हिमालय से लेके पूरे ओशियन तक, साउथ की तरफ जो ओशियन होता है साउथ में, वहाँ तक वो ब्लो होता है, जो कि एक लो प्रेशर एरियाज होता है। तो देखो, विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो होता है, क्योंकि विंड का जो क्वालिटी होता है वो हमेशा स्पेस को फील करता है। तो जो हाई प्रेशर
विंड होते हैं वो ज़्यादा हेवी होते हैं और जो लो प्रेशर विंड्स होते हैं वो लाइट होते हैं। तो जब वो हल्का हो जाते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं, तो ऊपर उठने के बाद जो नीचे का स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। तो उसी स्पेस को फिल करने के लिए हाई प्रेशर का जो हेवी विंड है वो लो प्रेशर की ओर ब्लो होता है। तो इसलिए विंटर सीजन में हिमालय के नॉर्थ में जो हाई प्रेशर एरिया में विंड क्रिएट होता है, तो वो विंड जो है वो ओशियन में जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो नॉर्थ से लेके वो साउथ की ओर ब्लो होता है। तो वहीं समर सीजन में जो है उसका उल्टा होता है। तो इंटीरियर एशिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो हिमालय के तरफ और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जो कि विंड का एक कंप्लीट रिवर्सल क्रिएट होता है। क्योंकि जब विंटर में वो नॉर्थ से साउथ की ओर बहता है, वही समर में वो साउथ से नॉर्थ की ओर बहता है। क्योंकि समर में जो है साउथ में हाई प्रेशर होता है और नॉर्थ वेस्ट में लो प्रेशर रहता है। तो ओशियन में क्योंकि उस तरफ लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहाँ से जो विंड है साउदर्न इंडियन ओशियन से विंड साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन से होके बहता है। उसके बाद वो इक्वेटर क्रॉस करके फिर राइट की ओर मुड़ जाता है और फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ तक विंड जो है फ्लो होता है। तो ये जो विंड फ्लो होता है साउथ ईस्ट से ओशियन से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जो विंड फ्लो होता है ब्लो होता है, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड। क्योंकि ये जो विंड से वो ओशियन से होके लैंड तक आता है, तो इसलिए वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है, बहुत सारा वेपर और वाटर ड्रॉपलेट जो है वो अपने साथ लेके आता है, जिससे कि इंडिया के जो मेन लैंड एरिया में वो बारिश करवाता है। यहाँ पे देखो दोनों कंडीशंस देखने को मिले। जो विंड नॉर्थ ईस्ट से बह के साउथ की ओर आता है, तो वहाँ पे देखो क्योंकि वो लैंड से होके आता है तो वो ड्राई रहता है, वहाँ पे उतना मॉइस्चर नहीं रहता। लेकिन जो विंड साउथ वेस्ट से होके नॉर्थ की ओर जाता है नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ पे जो है वो ओशियन से होके आता है बोल के मॉइस्चर होता है और जो है बारिश ज़्यादा होता है। तो इसी रीजन की वजह से इंडिया जो है वो एक एरिड लैंड नहीं होता, इसमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट जो है इंडिया में फील होता है। तो इस एरिया में जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, तो यहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन है, मतलब अपर एयर जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पे वेस्टर्ली फ्लो देखने को मिलता है। मतलब जो विंड है वो वेस्ट की तरफ बहता है और इसी फ्लो को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जो विंड वेस्ट की तरफ फ्लो होता है स्पीड में, हाई स्पीड में फ्लो होता है, उसी विंड का नाम होता है जेट स्ट्रीम। जो है वो अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलता है। इसको जो है सॉफ्ट ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट ट्रॉपिकल एरिया में होता है बोल के इसको सॉफ्ट ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बहुत सारे ऐसे अलग अलग जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के साउथ की ओर ब्लो होता है। तो साल में हमेशा ये बहता है, खाली एक समर सीजन को छोड़ के। तो बुक में भी नीचे दिया गया है एक बॉक्स के अंदर जेट स्ट्रीम के बारे में पूरा क्लियरली दिया गया है। तो दीज आर ए नेरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड, जो कि 1200 मीटर रहता है सी लेवल से ऊंचा। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर, तो वेस्टर्ली विंड जो कि वेस्ट की तरफ बहता है, तो इनका जो स्पीड होता है इट वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किमी इन समर टू अबाउट 184 किमी इन विंटर। तो इनका जो स्पीड होता है वो समर में कम रहता है और विंटर में वो ज़्यादा रहता है। ए नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो बहुत सारे अलग अलग जेट स्ट्रीम जो है उनको पहचाना गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे कांस्टेंट रहता है हमेशा वो है मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। उसके बाद देखो इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कि साइक्लोन से होता है, तो ये जो है एक वेदर फिनोमेना है। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो होता है इंडिया में, उसी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के वजह से साइक्लोन आता है। तो देखो ये जो है समर सीजन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के नॉर्थ की ओर ब्लो होता है, बहता है। तो देखो जो जेट स्ट्रीम है वो दो टाइप के हैं, एक है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दूसरा है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो वेस्ट से मेडिटेरियन रीजन से वो ब्लो होता है हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में। वहीं जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न एरिया से वो ब्लो होता है और इंडिया के वो पेनिसुलर इंडिया की ओर बहता है, मतलब साउथ की ओर। जो पेनिसुलर इंडिया मतलब जो लैंड मेन लैंड में वो ब्लो होता है।
14 डिग्री नॉर्थ, समर में वो 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में वो ब्लो होता है। तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है उसके वजह से इंडिया का जो वेदर है वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उसके बाद और भी साइक्लोन्स है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि मानसून के टाइम में या फिर मानसून सीजन में या फिर अक्टूबर और नवंबर के टाइम में देखने को मिलता है। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहता है उस समय भी वो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है देखने को मिलता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है वो कोस्टल रीजन में ज़्यादातर फील होता है, ज़्यादातर बहता है, और उससे जो है उस एरिया का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है उस समय। ऐसा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उड़ीसा में आया था, जो कि बहुत ही फेमस साइक्लोन है उड़ीसा का, और आंध्र प्रदेश के कोस्ट में भी बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। तो देखो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है उससे वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है उससे इंडिया के पेनिसुलर इंडिया कोस्टल रीजन जो आंध्रा और उड़ीसा और फिर तमिलनाडु उसी एरिया में जो है साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सभी रीजन की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।